नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आपसे विकास स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम सब करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ बिहार एसएससी सीजीएल जो परीक्षा देने वाले उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप बिना स्किप के एंड देखिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने अपनी युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये किया है ब्रह्मोस मिसाइल का। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो है 400 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है और इसको इंडिया और रसिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। अगर हम वहीं बात करते हैं आईएनएस विशाखापत्तनम की, तो इसके बारे में कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखना चाहिए। इसको बनाया है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने, और इसको अगर हम देखें इसकी बनने की जो शुरुआत हुई वो हुआ था 12 अक्टूबर 2013 से, और इसको लॉन्च किया गया, ये भी डेट आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 20 अप्रैल 2015 को, और इसे कमीशन किया गया नौसेना में। कब किया गया? तो वो किया गया है 21 नवंबर 2021 को। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और एक चीज याद रखते हैं कि थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। ठीक है, और नौसेना अध्यक्ष कौन है? इन सब चीजों को याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो है एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। वहीं अगर हम वायुसेनाध्यक्ष की बात करें तो हैं वी आर चौधरी। कौन है? वी आर चौधरी। और एक कितने नंबर के बने हैं? 27 में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और वहीं आईएनएस की और हम बात करें कुछ डिटेल में तो इसकी जो लंबाई है 163 मीटर है, 163 मीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 17 मीटर है। ठीक है, और इसका वेट जो है 7400 टन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो ये किया है तुर्की। ठीक है, तुर्की का राष्ट्रपति कौन है? एर्दोगन है, और इन्होंने अपने देश का नाम तुर्की कर दिया है। देखिए तुर्की का जो नाम बदला गया है उसके पीछे जो रीजन बताया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, वो बताया गया है कि ये जो तुर्की शब्द है यह तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है और व्यक्त करता है। और अब सभी तरह के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राजनयिक कार्यों में तुर्की की जगह तुर्की का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको पता है कि तुर्की जो है, ठीक है, जो कि तुर्की के तौर पर अब जाने लगा है, इसका जो कैपिटल है अंकारा है, और सबसे बड़ा जो शहर यहाँ का है वो कौन सा है? इस्तांबुल है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें यहाँ की करेंसी की तो तर्किश लीरा यहाँ की करेंसी है और ऑफिशियल लैंग्वेज है तर्किश। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? तो ये किया गया है दिल्ली के द्वारा। ठीक है, दिल्ली के द्वारा किया गया है, और इसके पीछे जो कारण है क्यों किया गया, तो ये भारी भरकम जो शस्त्र लाइसेंस होते थे बुकलेट के तौर पे पहले मिला करते थे, और उसी को सहेज कर रखने में कठिनाई लोगों को होती थी, और आप सब जान रहे हैं कि उसे इजी वे में और लोगों को कैरी करने में आसानी हो, इस वजह से यह स्मार्ट कार्ड के तौर पे यह बनाया गया है, शुरुआत किया गया है, जो कि लोगों को सुविधाजनक हो। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो वर्तमान में सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, और नए यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, यानी कि उपराज्यपाल बने हैं अनिल बैजल के बाद, वो बने हैं विनय कुमार सक्सेना, और ये 22वें नंबर के एलजी बने हैं। ठीक है, अगर हम कुछ और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको पता है कि भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 यूटी हैं, तो उसमें अगर हम सभी की बात करें, दिल्ली के हम लोगों ने देखा कि कौन है? दिल्ली के जो एलजी हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ के जो हैं वो हैं एडमिरल डीके
जोशी, ठीक है। डीके जोशी जो हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। वहीं अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ के जो हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित और ये हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। वहीं अगर हम J&K की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की, तो आपको पता है कौन है, मनोज सिन्हा। और इसके पहले कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर के पहले LG कौन थे, तो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। वहीं अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो वो हैं आपके प्रफुल्ल पटेल जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और वहीं हम पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी की, तो कौन है, डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन, ठीक है। और ये क्या है, एडिशनल चार्ज में है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है। वहीं एक और आता है आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर हम वही बात करें लक्षद्वीप, पुडुचेरी हम लोगों ने देखा। दादर नगर हवेली की बात करें, दादर नगर हवेली की बात करते हैं, तो यहाँ भी प्रफुल्ल पटेल ही हैं, ठीक है। और ये भी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे यहाँ पे हैं। और लद्दाख की बात करें तो कौन है, RK माथुर। और पहले भी यही है, याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में भी यही है। तो ये 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन सभी के जो एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं हम लोगों ने यहाँ पे देखा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? तो ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर इसका आप देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यानी IIT मद्रास है, इसके शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है जिसके कई महत्वपूर्ण उपयोग हो सकते हैं। इसमें पेपर फोल्डिंग जो कि ओरिगामी की जापानी कला का उपयोग किया जाता है और वांछित गुण प्राप्त करने हेतु इसे मोड़ा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ओरिगामी मेटा मटेरियल्स है क्या, तो शोधकर्ताओं ने जो ओरिगामी मेटा मटेरियल्स की विशेष श्रेणी विकसित की है जो कि तनाव की स्थिति में भी पॉइसन अनुपात का निरंतर मूल्य प्रदर्शित करती है। और जब इस सामग्री को किसी विशेष दिशा में खींचा जाता है तो इसमें लंबवत या पार्श्व दिशा में एक परिवर्तन होता है, ठीक है। मेटा मटेरियल्स क्या है, स्मार्ट सामग्री होती है जिसमें गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है जो एक दूसरे से इतने भिन्न हो सकते हैं कि उनमें कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। लेकिन हाँ, उन सभी में एक सामान्य बात यह होता है कि इनका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है, यानी कहने का मतलब है कि यह लोगों द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो ये कौन सा बना है भाई, तो ये बना है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और NSWS एक डिजिटल निवेशक मंच है। आपको मैं बता दूं कि इसके जरिए निवेशक अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक मंजूरी के लिए जो आवेदन कर सकेंगे और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश में कारोबारी जो है ईजी वे में इसे अपना क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जो पेपर वर्क है उसको इसमें कम किया गया है, ये इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका परम प्रवेग, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत में परम प्रवेग नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया है। और परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर जो है इसमें 3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है
और यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको सीडैक बोलते हैं, उसके द्वारा डिजाइन किया गया है और डेवलप किया गया है। किसने किया है? सीडैक ने किया है। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये बना है डाबर इंडिया। ठीक है, डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है और इसके द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करके ऐसा किया गया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यानी कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है नियम के तहत डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 में शुरू की गई थी और यही 2021-22 में 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रहण और प्रसंस्करण किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने की घोषणा की है? तो नर्मदापुरम, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का घोषणा किया है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि नर्मदापुरम और होशंगाबाद के बाबई का नाम महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर कर दिया गया है और मुख्यमंत्री के द्वारा इन दोनों ही जगहों के नाम बदलने की जो घोषणा है वो कब किया गया था? 3 फरवरी 2022 को सोशल मीडिया पर किया गया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए नर्मदा जयंती पर होशंगाबाद का नाम बदला गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा ही। ठीक है, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जो है अब नर्मदापुरम और टीकमगढ़ जिले के जो शिवपुरी है उसको कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया है। साथ ही साथ प्रख्यात पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी के जन्मस्थली बाबई का नाम बदलकर माखनलाल कर दिया गया। ठीक है, और केंद्र सरकार से नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न जो है समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली निम्नलिखित में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? कितनी? समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई। तो ये किया गया है अटल टनल रोहतांग में है। ठीक है, अत्याधुनिक तकनीक से तैयार हुआ है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से अटल टनल जो है रोहतांग का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से प्रमाणित किया गया है और इस समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई पर गुजरने वाली अटल टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ऑफिशियल तौर पे दुनिया के सबसे लंबी यातायात टनल के रूप में प्रमाणित किया गया है। इस टनल की जो लंबाई है आपको पता है कितना है? 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के द्वारा इसे बनाया गया है और BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट गवर्नर राजीव चौधरी ने पुरस्कार इसके लिए प्राप्त किया है। हाल ही में रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही है? तो आपको पता है, नो डाउट इसका आंसर पता है, यूक्रेन। ठीक है, रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध चल ही रहा है। ठीक है, और इसी में बाबुस्का बटालियन जो है काफ़ी चर्चा में रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो है निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 12 फरवरी को। ठीक है, भारत में हर वर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है और इस दिन वर्ष कब 1958 में साल 1958 में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है की स्थापना की गई थी और इस दिवस का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारत के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला कि एक राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है भाई? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में जो प्रकाशित एक शोध है उससे पता चलता है कि असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जितना कार्बन अवशोषित करता है
उससे कहीं अधिक वक्त क्या कर रहा है, कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है। और इस शोध के अनुसार जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होगी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कार्बन अवशोषित करने की जो क्षमता है वह कम होती जाएगी। और इससे पहले यह पाया गया था कि अमेजन वर्षावन कार्बन अवशोषित करने की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रही है, यानी कि जितना अवशोषित करना चाहिए उससे ज़्यादा क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। और ये जैसे ही क्या होगा कि कार्बन अवशोषित करता है उससे ज़्यादा ये उत्सर्जन कर रहा है। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। तो ये आंसर आपका होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है, असम में। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में निम्नलिखित में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपका भारत को, अपना देश भारत को। ठीक है, सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। यह जो इंडेक्स है 19 देशों की तुलना में बनाया गया था। कितने देश इसमें हैं? 19। ठीक है, और इस सूचकांक की गणना नए डिजिटल कौशल और कर्मचारी भावनाओं को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर की गई थी। इस सूचकांक की गणना एक सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 फरवरी को। प्रतिवर्ष 11 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और ये जो दिवस है इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान पहुंच एवं भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की भूमिका का मूल्यांकन करने का भी अवसर प्रदान करता है। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और याद रखिएगा कि कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को। तो इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन निकल कर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमने इस वीडियो में आपको दी है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो वीडियो की रिगार्डिंग जो भी फीडबैक हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।